नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर सभी के आपके सभी के सामने हाजिर हूं एक ज़बरदस्त क्लास लेकर के। इससे पहले हम 11 क्लास कर चुके हैं। आज की ये जो क्लास है ये 12 नंबर क्लास है साथियों। 12 नंबर क्लास होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, हम जो पढ़ रहे थे वो अंग तंत्र का टॉपिक पढ़ रहे थे। और अंग तंत्र में हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र का। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आज इसी पाचन तंत्र को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो दोनों प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको फ्री में ये मिल रहा है। थोड़ा सा इस क्लास की कदर कीजिए, थोड़ा सा इस क्लास को सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। अगर एक बार आप गलती से चूक गए इस वीडियो को देखने में या इस सीरीज को देखने में चूक गए, तो साथियों ये बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर क्लास खुदा न खास्ता बंद हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसी साइंस आपको फ्री के अंदर कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इसका कदर कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर वगैरह कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अंग तंत्र में पाचन तंत्र के बारे में, जो हमने कल किया था उससे आगे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। मुख क्या होता है और मुख गुहा क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुख के अंदर एक तो क्या होता है, जीभ होती है, लार ग्रंथि होती है, दांत होते हैं, जीभ होती है। इनकी सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज इस मुख गुहा के बाद में जो 2 नंबर टॉपिक है साथियों, वो है आहार नाल का आपका गर्सनी वाला भाग। कौन सा भाग? गर्सनी वाला भाग। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्सनी वाले भाग के बारे में। तो साथियों, गर्सनी वाले भाग के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ये जो गर्सनी वाला भाग होता है, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन व श्वसन तंत्र दोनों का क्या होता है? कॉमन भाग होता है। पाचन व श्वसन का उभय भाग होता है, उभय मार्ग। क्या होता है? उभय मार्ग होता है, या फिर सम्मिलित भाग होता है। क्या होता है? सम्मिलित भाग होता है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो गर्सनी वाला भाग होता है, ये पाचन और श्वसन तंत्र का उभय मार्ग होता है। यानी कहने का मतलब पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन भाग कौन सा होता है? गर्सनी वाला भाग होता है। सम्मिलित भाग या फिर कॉमन भाग या फिर उभय मार्ग, इसको हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभय मार्ग कौन बनाता है? तो आपका गर्सनी वाला भाग उभय मार्ग बनाता है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है गर्सनी के बारे में, इसके अलावा कोई बात आपको ध्यान नहीं रखनी है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो टॉपिक आता है, वो आता है ग्रास नाल। इस ग्रास नाल का ही दूसरा नाम है गर्सिका। ग्रास नाल को ही क्या बोलते हैं? गर्सिका बोलते हैं। अब ये जो ग्रास नाल या जो गर्सिका होता है, ग्रास नाल या जो गर्सिका होता है साथियों, ये क्या करता है? ये गर्सनी को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। गर्सनी को किससे जोड़ता है? आमाशय से जोड़ता है। गर्सनी को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। यानी ऊपर गर्सनी आ गई और आगे क्या आ गया? आमाशय आ गया, और बीच में क्या होता है? आपका गर्सिका होता है। कौन होता है? गर्सिका होता है। यानी ये हमारा मुख हो गया। यहाँ पर मुख के बाद में यहाँ पर हमारी गर्सनी हो जाती है, उसके बाद ये गर्सिका आ जाती है, और इसके बाद में ये हमारा क्या जाता है? आमाशय आ जाता है। तो इस आमाशय से इस गर्सनी को जोड़ने का काम कौन करता है? ये गर्सिका वाला भाग करता है। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो गर्सिका वाला भाग होता है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है ना? इसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात आपको दोनों के बारे में ध्यान रखनी है कि ये जो गर्सिका और गर्सनी दो ऐसे भाग होते हैं जिनमें पाचन की क्रिया नहीं होती, जिसमें पाचन नहीं होता, पाचन
नहीं होता है, यानी भोजन के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं होती है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भोजन के साथ में दोनों के द्वारा नहीं होती है, यानी ये सिर्फ भोजन को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, उसके साथ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं दो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, ये 2-3 बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं साथियों 4 नंबर आमाशय के बारे में। किसके बारे में? 4 नंबर बात करते हैं, अगला पॉइंट आमाशय। और यहां से क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप नोट्स बना रहे हैं, तो साथियों दावा करता हूं इससे बाहर किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा आप ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ो, इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय क्या है? तो 1 नंबर बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो आहार नाल है, आपकी जो आहार नाल है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? तो साथियों आमाशय होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आपका होता है आमाशय। इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है दिखने में कैसा होता है ये तो ध्यान रखना, ये अंग्रेजी का जो जे होता है, अंग्रेजी का जो जे होता है, अंग्रेजी का जो इस प्रकार से जे होता है, इसके जैसे दिखने में होता है, यानी अंग्रेजी के जे आकार का इसका क्या होता है? आकार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब आहार नाल के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। आहार नाल के इस आमाशय के अंदर, इस आमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम है पाइलोरिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पाइलोरिक ग्रंथि। समझना एक एक बात को, एक एक बात को समझना साथियों। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि आमाशय जो होता है उसमें एक पाइलोरिक नाम की ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? पाइलोरिक ग्रंथि। और ये जो पाइलोरिक ग्रंथि होती है ये एक हार्मोन छोड़ती है और उस हार्मोन का नाम होता है गेस्ट्रीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? गेस्ट्रीन हार्मोन। मैंने क्या बताया? आमाशय जो होता है वो, उसके अंदर एक पाइलोरिक नाम की ग्रंथि पाई जाती है और ये पाइलोरिक जो ग्रंथि होती है ये क्या करती है? गेस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है, गेस्ट्रिन हार्मोन छोड़ती है। ठीक है, गेस्ट्रिन हार्मोन छोड़ती है। जो क्या करता है ये गेस्ट्रिन हार्मोन? क्या करता है ये गेस्ट्रिन हार्मोन? जठर ग्रंथि को जठर रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जठर ग्रंथि को जठर रस स्रावित करने के लिए, जठर रस स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करने का काम करता है। मैंने आपको बताया है कि आमाशय जो होती है ना उसकी दीवार में 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। एक ग्रंथि का नाम है पाइलोरिक ग्रंथि और एक ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। दूसरी का क्या नाम है? जठर ग्रंथि। ये जो पाइलोरिक ग्रंथि होती है इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है गेस्ट्रिन हार्मोन। ये गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा? इस जठर ग्रंथि के पास जाएगा और उसको जगाने का काम करता है, उसको प्रेरित करता है और बोलता है कि आप क्या छोड़ दो, अपने रस को छोड़ दो। और उस रस को क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है साथियों कि जठर ग्रंथि को जठर रस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो उस हार्मोन का नाम है गेस्ट्रिन हार्मोन। और ये छोड़ता कौन है साथियों? ये छोड़ता है आपका पाइलोरिक ग्रंथि। ठीक है, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं साथियों जठर रस के बारे में। किसके बारे में? इस जठर रस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक एक बात को हम पकड़ के चलेंगे, एक एक बात को हम क्या है क्रम से चलेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जठर रस के बारे में। जठर रस क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये जो जठर रस होता है ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। ये क्या होता है? रंगहीन होता है। एक बात तो रंगहीन होता है, दूसरी बात ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है ना। इसके अलावा इसका पीएच मान भी आपसे पूछा जा सकता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो है ना वो 1 से लेकर के 1.5 होता है। 1 से लेकर के 1.5 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। ये जो जठर रस है, ये जो जठर रस है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक तो इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम।
एक तो इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं और एक इसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। मैंने क्या बताया कि ये जो जठररस है इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और इसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो साथियों ये क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाने का काम करता है। ये जो HCl होता है ये एक प्रकार का खुद अम्ल है, तो ये भोजन को क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा। उसके साथ साथ साथियों भोजन को क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है और इसके साथ साथ भोजन में आने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। जीवाणु रहित करने का काम कौन करता है, तो यही HCl करता है। भोजन को जीवाणु रहित करने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। इसके साथ साथ साथियों ये जो HCl होता है ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। क्या करता है, निष्क्रिय जो एंजाइम होता है उस निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का काम भी कौन करता है, यही एंजाइम, यही HCl करता है। जो भी एंजाइम, जो भी ये इनमें से जो एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाता है तो उनको सक्रिय करने का काम भी कौन करता है, यही HCl करता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से HCl का कार्य क्या है, हमारे शरीर में निम्न में से HCl का क्या कार्य है। तो साथियों ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखोगे। उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं एंजाइम की। HCl के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताता हूं आपको एंजाइम के बारे में, यानी इस जठर रस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं। साथियों इसके अंदर जो एंजाइम है उसमें से पहला एंजाइम है आपका पेप्सिन। पहले एंजाइम का क्या नाम है, पेप्सिन। पहले एंजाइम का नाम है पेप्सिन। सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिन के बारे में। मैंने आपको बताया कि जठर रस के अंदर एंजाइम और HCl पाए जाते हैं। एंजाइम के बारे में, HCl के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको बता देता हूं इससे एंजाइमों के बारे में। सबसे पहला एंजाइम पेप्सिन एंजाइम होता है। उस पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है ना। प्रोटीन का पाचन करने का कार्य कौन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये आपका जठर रस के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक एंजाइम और पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है साथियों रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम। और ये रेनिन एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। रेनिन की बात करते हैं तो रेनिन क्या करता है, ये दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है। दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम होता है केसिन प्रोटीन। क्या नाम होता है, केसिन प्रोटीन। दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को क्या करता है, पाचित करता है ना। किस तत्व की उपस्थिति में, कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में। कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में किसके अंदर बदल देता है, इस प्रोटीन को कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में कैल्शियम पेराकेसिन में बदल देता है। कैल्शियम पेराकेसिन में बदल देता है, कैल्शियम पेराकेसिन में बदल देता है। समझना इस बात को, मैंने क्या बताया है कि ये जो आपका जठरस होता है इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें एक पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, एक एंजाइम आपका होता है रेनिन एंजाइम जो क्या करता है, दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में कैल्शियम पेराकेसिन के अंदर परिवर्तित कर देता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि रेनिन एंजाइम किस तत्व की उपस्थिति में काम करता है, कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में काम करता है। कौन से प्रोटीन का पाचन करता है, केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और केसिन प्रोटीन को किसके अंदर चेंज करता है, तो कैल्शियम पेराकेसिन में चेंज करता है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब ये जो केसिन से पेराकेसिन बनना, केसिन से पेराकेसिन बनना क्या कहलाता है, दूध का जमना। क्या कहलाता है, दूध का जमना कहलाता है। दूध का जमना, दूध का जमना क्या है, एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। केसिन से पेराकेसिन बनना क्या कहलाता है, दूध का जमना कहलाता है। ठीक है, दूध का जमना कहलाता है।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं साथियों कि ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये केवल और केवल बच्चों में उत्पन्न होता है। किसके अंदर उत्पन्न होता है? बच्चों में उत्पन्न होता है, बच्चों में ही उत्पन्न होता है। बड़े व्यक्तियों में रेनिन एंजाइम उत्पन्न नहीं होता। किशोर अवस्था के बाद यानी 12 वर्ष या 13 वर्ष की उम्र के बाद रेनिन एंजाइम बनना बंद हो जाता है। तो फिर रेनिन के स्थान पर कौन बनने लगता है? इस रेनिन के स्थान पर वयस्क व्यक्तियों में HCl का निर्माण होने लगता है। रेनिन के स्थान पर किसका निर्माण होने लगता है? HCl का निर्माण होने लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रेनिन एंजाइम केवल और केवल बच्चों में उत्पन्न होता है, बड़े व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं होता। इसके स्थान पर क्या बनने लगता है? HCl बनने लगता है। क्या बनने लगता है? HCl बनने लगता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ये बात आपको आई होगी। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं। यहां तक आपको क्लियर हो गया तो एक बात और बता देता हूं। ये जो आमाशय होता है, इस आमाशय की जो सतह होती है, आंतरिक सतह होती है, उस आंतरिक सतह के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली या फिर श्लेष्मा ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये जो श्लेष्मा झिल्ली है ये एक रस छोड़ती है। क्या छोड़ती है? रस छोड़ती है। उस रस को कहा जाता है श्लेष्मिक रस। क्या कहा जाता है? श्लेष्मिक रस। और ये जो श्लेष्मिक रस होता है ये क्या करता है? श्लेष्मिक रस जो होता है ना वो HCl के प्रभाव को कम करता है। HCl के प्रभाव को कम करता है, यानी HCl एक प्रकार की तेजाब होती है। मान लो ये हमारा आमाशय है, ये इस प्रकार से हमारा आमाशय है साथियों। अब आमाशय की दीवार के ऊपर आपका जठरस, जठर ग्रंथि पाई जाती है। वो जठर ग्रंथि क्या छोड़ती है? HCl छोड़ती है। HCl एक प्रकार का तेजाब होता है, एक प्रकार का क्या होता है? तेजाब। अब ये जो तेजाब है ये हमारी आंतरिक सतह को क्या करने लगता है? खराब करने लगता है, उसको मतलब खत्म करने लगता है, यानी उसको खाने लगता है ये HCl। लेकिन साथियों इस दीवार के ऊपर एक ग्रंथि और पाई जाती है और उस ग्रंथि का नाम होता है श्लेष्मा ग्रंथि। क्या नाम होता है? श्लेष्मा ग्रंथि। वो एक चिकना पदार्थ छोड़ती है जिसका नाम है श्लेष्मिक रस। क्या नाम है? श्लेष्मिक रस। और ये जो श्लेष्मिक रस है वो इसके दीवार के ऊपर फैल जाता है, जिससे कि जो HCl होता है उस HCl को इसकी दीवार को खत्म नहीं करने देता, यानी HCl के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। वो HCl इस दीवार को क्या नहीं कर पाता है? खत्म या खराब नहीं कर पाता है, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए। मैंने आपको गर्सनी करवा दिया, ग्रास नाल करवा दिया, आमाशय करवा दिया और इससे पहले मैंने आपको मुख और मुख गुहा करवाया था। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं। देखिए, बात हम करते हैं गर्सनी के बारे में। यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का क्या होता है? सम्मिलित भाग होता है या फिर उभय मार्ग होता है। क्या होता है? सम्मिलित भाग या फिर उभय मार्ग होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यह भी बात मैंने आपको बताई थी। इतनी सी बात आपको ग्रसनी के बारे में ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली की अगर हम बात करते हैं तो यह सीधा नलिकाकार जो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। यह नलिकाकार होती है और बिल्कुल सीधी होती है, जो क्या करती है? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का काम करती है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ग्रास नाल या फिर ग्रसनी के अंदर, ग्रास नाल या फिर ग्रसिका के अंदर, ग्रास नली या फिर ग्रास नाल या फिर ग्रसिका के अंदर कोई पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती। केवल इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। हमारे आहार नाल के 2 ऐसे भाग हैं जिनके अंदर पाचन की क्रिया नहीं होती। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका गर्सनी है और दूसरा आपका है ग्रास नली या फिर ग्रसिका। 2 भाग ऐसे हैं जिनमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं आमाशय की। आमाशय की बात करें तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है साथियों? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आपका आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, यानी और नलिकाएं पतली होती हैं, यानी और हमारी आहार नाल पतली होती है, लेकिन ये जो भाग होता है ना इस प्रकार से क्या होता है? थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये जो भाग है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? आपका आमाशय होता है। यह अंग्रेजी के जे आकार का होता है। किस आकार का होता है? जे आकार का होता है। आमाशय में स्थित पाइलोरिक ग्रंथि, यानी मैंने बताया था ना कि आमाशय में आपकी एक पाइलोरिक नाम की ग्रंथि पाई जाती है जो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये जठर ग्रंथियों को
जठर रस स्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। आमाशय में स्थित पाइलोरिक ग्रंथि के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथियों को जठर रस स्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने बताया था जठर रस के बारे में, यानी जठर ग्रंथि से जठर रस निकल गया। अब जठर रस की बात करते हैं तो जठर रस जो होता है वो रंगहीन होता है, चिपचिपा होता है और इसका पीएच मान जो है ना वो 1 से लेकर के 1.5 होता है। और इस जठर रस के अंदर एक तो HCl पाया जाता है और एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। यानी HCl और पाचक एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं, जठर रस के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था HCl के बारे में। HCl क्या करता है, जो मुख गुहा से जो भोजन आता है, क्षारीय भोजन, उसको क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। जो HCl जो मतलब भोजन आया था मुंह से, वो क्षारीय माध्यम में था या फिर और किसी माध्यम में था, तो उसको अम्लीय माध्यम में प्रदान करने का कार्य कौन करता है, यही HCl करता है। क्योंकि HCl एक प्रकार का खुद क्या होता है, अम्ल होता है। और ये जीवाणुओं से भी क्या करता है, रक्षा करता है। जीवाणुओं से भी क्या करता है, रक्षा करता है। और निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं, निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं उनको क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाने का काम भी किसका होता है, इसी HCl का होता है। ये बात तो किसकी हो गई साथियों, ये बात तो हो गई आपकी HCl की। फिर मैंने आपको बताया था एंजाइम के बारे में। एंजाइम की अगर बात करते हैं तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के रूप में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। एक तो आपका पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा आपका एंजाइम जो निकलता है वो है साथियों रेनिन नाम का एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है, दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है उसको कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में, किस तत्व की उपस्थिति में, कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में कैल्शियम पेराकेसिन में बदल देता है। कैल्शियम पेराकेसिन में बदलने का काम कौन करता है, ये रेनिन एंजाइम करता है। किसको, केसिन को, किस तत्व की उपस्थिति में, कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, दूध का जमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूध का जमना। ये बात मैंने आपको बताई थी और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होगी। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपका रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। वयस्क व्यक्तियों में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। वयस्क व्यक्तियों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और वयस्क व्यक्तियों में इस रेनिन के स्थान पर क्या बनने लगता है, HCl बनने लगता है। क्या बनने लगता है, HCl बनने लगता है। ठीक है, HCl का स्रावण होता है। और आमाशय की सतह पर जो श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या छोड़ती है, श्लेष्मा रस छोड़ती है। और ये जो रस है ना, ये क्या करता है, उस HCl के प्रभाव को कम करता है। HCl का जो प्रभाव होता है ना, उस HCl के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उम्मीद कर सकता हूं साथियों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको कोई मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। ऐसा कंटेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 नंबर जो पॉइंट है, 5 नंबर जो टॉपिक है साथियों, वो है छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत। अब हम बात करने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या है, सबसे पहली बात, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग है साथियों वो आपका छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। और सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो आपका आमाशय होता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पाचन तंत्र का या फिर आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पाचन वो कौन से माध्यम के अंदर होता है, तो ध्यान रखना भोजन का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। कौन से माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कहां कहां पूछा गया था, SSC GD 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और साथियों जेल प्रहरी का एक एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और RRB JEE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। RRB JEE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है।
कौन से माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम में। यानी छोटी आंत के अंदर भोजन को पचित होने के लिए, भोजन को पाचन करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी? क्षारीय माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई की। छोटी आंत की लंबाई की बात करते हैं। जो छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। इसकी लंबाई होती है 6 से लेके 7 मीटर। 6 से लेके 7 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, इसीलिए इसको सबसे लंबा भाग हम बोलते हैं। अब ये जो छोटी आंत होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसको 3 भागों में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका होता है ग्रहणी वाला भाग, एक आपका ग्रहणी वाला भाग, एक आपका मध्यांतर वाला भाग। क्या होता है? मध्यांतर। दूसरा भाग आपका मध्यांतर होता है और तीसरा भाग आपका होता है शेषांत्र। तीसरा भाग कौन सा होता है? शेषांत्र। यानी ये जो छोटी आंत होती है इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र। ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों ग्रहणी वाले भाग के बारे में। ये जो ग्रहणी वाला भाग होता है, इस ग्रहणी वाले भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। इस ग्रहणी वाले भाग में क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत के किस भाग में होती है? तो सर्वाधिक पाचन की जो क्रिया होती है वो ग्रहणी वाले भाग में होती है। कौन से वाले भाग में होती है? ग्रहणी वाले भाग में होती है। ठीक है, ग्रहणी वाले भाग में होती है। और इस ग्रहणी वाले भाग में पाचन के लिए, इस ग्रहणी वाले भाग में पाचन के लिए कौन कौन उत्तरदायी होता है? तो साथियों एक तो इसमें पित्तरस उत्तरदायी होता है, पित्तरस, और दूसरा आपका होता है अग्न्याशयी रस। दूसरा आपका कौन सा होता है? अग्न्याशयी रस। एक आपका होता है पित्तरस और दूसरा आपका होता है अग्न्याशयी रस। देखो एक चीज को दूसरी चीज से आप जोड़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया कि जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों, इसके 3 भाग होते हैं। एक आपका ग्रहणी भाग होता है, एक आपका मध्यांतर भाग होता है और एक आपका शेषांत्र भाग होता है। ग्रहणी जो भाग होता है उसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है। ग्रहणी वाले भाग में सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है। और इस ग्रहणी वाले भाग में पाचन के लिए कौन काम आता है? तो इस ग्रहणी वाले भाग में जो पाचन होता है वो किसके माध्यम से होता है साथियों? वो पित्तरस और अग्न्याशयी रस के माध्यम से होता है। यानी इस प्रकार से आपकी छोटी आंत बनी होती है। ऊपर आपका ये क्या हो गया? आमाशय हो गया। उसके बाद ये आपकी छोटी आंत इस प्रकार से स्टार्ट हो जाती है ना। इस प्रकार से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार से बड़ी आंत के ऊपर मिल जाती है। तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका होता है ग्रहणी वाला भाग। कौन सा भाग? ग्रहणी वाला भाग। ये आपका मध्यांतर वाला भाग होता है और ये आगे वाला आपका शेषांत्र वाला भाग होता है। तो ये जो ग्रहणी भाग है साथियों, इसमें सर्वाधिक पाचन होता है। और इस भाग में पाचन के लिए, इस भाग में पाचन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक तो पित्तरस की आवश्यकता पड़ती है और एक अग्न्याशयी रस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पित्तरस के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? पित्तरस के बारे में बात करते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, और पित्तरस के बारे में क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहली बात आपसे पूछ सकता है कि इस पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। 1 नंबर बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पित्तरस का पीएच मान कैसा होता है? 7.7 होता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो किस प्रकार का होता है? उसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? तो पित्तरस की प्रकृति 7.7 होती है। 2 नंबर बात आप ध्यान ये रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये एक तो वसा का पाचन करता है पित्तरस। पित्तरस किसका पाचन करता है? भोजन के अंदर जो वसा होती है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करने का कार्य करता है ना। और दूसरा काम इसका क्या होता है? पहला काम तो इसका क्या हो गया? वसा का पाचन करना। दूसरा काम इसका क्या होता है? जो आपका वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील जो विटामिन है साथियों, उन वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए डी ई के। ए डी ई के, ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो किसके अंदर घुल जाते हैं? वसा के अंदर घुल जाते हैं। तो इन
विटामिनों का अवशोषण करने का कार्य भी किसका होता है? इन विटामिनों का अवशोषण करने का कार्य भी आपका इसी पित्तरस का होता है। तो बात देखो, मैंने क्या बताई आपको कि पित्तरस का जो पीएच मान है वो 7.7 होता है। अब अगर इसका पीएच मान 7 से अधिक है तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति हो गई। अब ये पित्तरस जो होता है ना, वो क्या करता है? एक तो वसा का पाचन करता है, और इसके साथ साथ में जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका ADE होता है। ADE जो विटामिन होते हैं उनका अवशोषण करने का कार्य भी किसका होता है? इस पित्तरस का होता है। ये इस पित्तरस का क्या हो गया? कार्य हो गया। ये इस पित्तरस का क्या हो गया? कार्य हो गया। इसके अलावा साथियों, ये जो आपका पित्तरस होता है इसमें 2 वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक का मतलब होता है रंग पैदा करने वाले पदार्थ, रंग पैदा करने वाले पदार्थ। और वो 2 वर्णक कौन कौन से हैं साथियों? एक वर्णक का नाम तो आपको ध्यान रखना है बिलीरुबिन। एक वर्णक का नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है? बिलीरुबिन। एक वर्णक का नाम बिलीरुबिन है, और दूसरे वर्णक का जो नाम है साथियों वो है बिलीविरिडिन। दूसरे वर्णक का क्या नाम है? बिलीविरिडिन। मैंने आपको बताया कि आपका जो पित्तरस है उसमें 2 वर्णक पाए जाते हैं। एक वर्णक का नाम है बिलीरुबिन और दूसरे वर्णक का नाम है बिलीविरिडिन। ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बिलीरुबिन वर्णक होता है, ये जो बिलीरुबिन वर्णक होता है, ये बिलीरुबिन वर्णक के कारण क्या होता है? जब हमारे पीलिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग। जब हमारे पीलिया रोग होता है तो पीलिया रोग होने के टाइम हमारे रंग, हमारे त्वचा का रंग, हमारे त्वचा का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। त्वचा का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो वो किस वर्णक के कारण होता है? तो इस बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब पीलिया रोग होता है तो त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। जब पीलिया रोग होता है तो त्वचा का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। वो किस वर्णक के कारण उत्पन्न होता है पीला रंग? तो उस वर्णक का नाम है साथियों बिलीरुबिन। अब हम बात करते हैं बिलीविरिडिन की। बिलीविरिडिन की बात करते हैं तो बिलीविरिडिन में क्या होता है? विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन, यानी ये टूट जाता है। बिलीविरिडिन नाम का जो आपका वर्णक होता है वो टूट जाता है और टूट करके 2 भाग बना देता है। एक भाग तो बनाता है साथियों यूरोक्रोम। एक भाग तो कौन सा बनाता है? यूरोक्रोम बनाता है। एक भाग यूरोक्रोम बनाता है, और दूसरे भाग की अगर बात करते हैं तो दूसरा भाग बनाता है स्ट्रकोबिलिन। दूसरा भाग कौन सा बनाता है? स्ट्रकोबिलिन बनाता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो ये बिलीविरिडिन नाम का वर्णक है साथियों, ये टूट जाता है। टूट करके क्या करता है? 2 पदार्थ बनाता है। एक पदार्थ का नाम है यूरोक्रोम और दूसरे पदार्थ का नाम है स्ट्रकोबिलिन। इस यूरोक्रोम की बात करते हैं तो इस यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। और स्ट्रकोबिलिन के कारण किसका रंग पीला होता है? हमारे मल का रंग पीला होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं मल। और मल का पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इस स्ट्रकोबिलिन पदार्थ के कारण होता है। मल का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण पीला होता है? तो वो स्ट्रकोबिलिन के कारण पीला होता है। और यूरोक्रोम के कारण किसका रंग पीला होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके आगे बात करते हैं तो इस पित्तरस की अगर बात करते हैं तो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इस पित्तरस के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस पित्तरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। फिर भी ये क्या करता है? फिर भी ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। यानी किसी भी प्रकार का इस पित्तरस के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। इस क्रिया को कहा जाता है वसा का पायसीकरण। क्या कहा जाता है? वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण या फिर साथियों वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण। मैंने क्या बताया कि पित्तरस के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी ये वसा का पाचन करता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वसा का पायसीकरण या फिर वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। वसा का पायसीकरण या फिर वसा का इमल्सीकरण
कहलाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इमल्सीकरण का संबंध किससे होता है? इमल्सीकरण का संबंध होता है साथियों यकृत से। किससे संबंधित होता है? यकृत से संबंधित होता है। ठीक है, अब ये यकृत से संबंधित कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वसा का जो इमल्सीकरण है, इमल्सीकरण का संबंध किससे होता है? इमल्सीकरण का संबंध होता है यकृत से। इमल्सीकरण का संबंध किससे होता है? यकृत से होता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसके अंदर भोजन का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। इस छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। पितरस की अगर बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणी वाला जो भाग होता है इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है और इस ग्रहणी वाले भाग में पाचन के लिए पित्त रस और अग्न्याशयी रस की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमने बात की है पित्त रस की, तो पित्त रस का जो पीएच मान है वो 7.7 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त रस वसा का पाचन करता है। इसके साथ साथ वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के, इन ADE के विटामिनों का अवशोषण करने का काम भी कौन करता है? ये पित्त रस करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस पित्त रस के अंदर 2 वर्णक पाए जाते हैं। एक वर्णक का नाम बिलीरुबिन है और दूसरे वर्णक का नाम बिलीविरिडिन है। बिलीरुबिन की अगर बात करते हैं तो बिलीरुबिन जब पीलिया रोग होता है तो हमारी त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, तो उस त्वचा का रंग पीला प्रदान करने का काम कौन करता है? तो ये बिलीरुबिन नाम का वर्णक करता है। बिलीविरिडिन वर्णक विखंडित होकर के बिलीविरिडिन वर्णक विखंडित होकर के 2 पदार्थों का निर्माण करता है। एक पदार्थ का नाम है यूरोक्रोम और दूसरे पदार्थ का नाम है स्ट्रकोबिलिन। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, पेशाब का रंग पीला होता है, और स्ट्रकोबिलिन के अंदर आपका मल का रंग पीला होता है। उसके बाद मैंने बताया कि पित्त रस जो है ना, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण या फिर वसा का इमल्सीकरण बोलते हैं। और इमल्सीकरण का संबंध किससे होता है? यकृत से होता है। तो इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो यकृत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अग्न्याशयी रस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि अग्न्याशयी रस और बच गया ना, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो यकृत के बारे में पढ़ेंगे और अग्न्याशयी रस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? छोटी आंत का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, छोटी आंत की बात करते हैं तो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन है? आपका छोटी आंत है। यहाँ भोजन का पाचन कौन से माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम में होता है, क्योंकि छोटी आंत में जो आंतरिक रस का स्रावन होता है, छोटी आंत जो होती है उस छोटी आंत की दीवार जो होती है ना, उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वो आंतरिक ग्रंथियां क्या छोड़ती हैं? एक रस छोड़ती हैं, और उस रस को कहा जाता है आंतरिक रस। क्या कहा जाता है? आंतरिक रस कहा जाता है। और इस आंतरिक रस का पीएच मान कितना होता है? 8.0 से लेकर के 8.3 होता है। 8.0 से लेकर के 8.3 इस आंतरिक रस का पीएच मान होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन होता है ना। ग्रहणी भाग में पाचन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पित्त रस और अग्न्याशयी रस क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पित्त रस और अग्न्याशयी रस क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और पित्त रस का जो पीएच मान है वो 7.7 होता है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। पित्त रस क्या करता है? वसा का पाचन करता है, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के, इनका क्या करता है? अवशोषण करता है। ADE के का क्या करता है? अवशोषण करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो पित्त रस है उसमें एक तो बिलीरुबिन नाम का वर्णक होता है, एक बिलीविरिडिन नाम का वर्णक होता है। बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन नाम के क्या होते हैं? 2 वर्णक होते हैं पित्त रस के अंदर। पीलिया रोग होने पर बिलीरुबिन जो वर्णक है ना, ये बिलीरुबिन वर्णक पीलिया रोग होने पर क्या होता है? त्वचा का रंग पीला बना देता है। त्वचा का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है, किसके कारण? बिलीरुबिन वर्णक के कारण। किस रोग की स्थिति में? पीलिया रोग की स्थिति में। तो ध्यान रखना, बिलीरुबिन का जो संबंध है वो पीलिया रोग से है। इसी प्रकार से हम दूसरे की बात करते हैं साथियों, इस बिलीविरिडिन की बात करते हैं। तो जो बिलीविरिडिन वर्णक होता है वो क्या करता है? विखंडित हो जाता है, और इसके विखंडन के कारण क्या बनता है? एक तो आपका यूरोक्रोम बनता है, और दूसरा पदार्थ आपका कौन सा बनता है? स्ट्रकोबिलिन बनता है।
मैंने बताया था ना आपको, बिलिविरिडीन वर्ण के कारण, बिलिविरिडीन वर्ण का जब विखंडन होता है तो एक तो यूरोक्रोम बनता है और दूसरा आपका स्ट्रकोबिलिन बनता है। जो यूरोक्रोम होता है उसके द्वारा मूत्र का रंग पीला प्रदान होता है। यानी यूरोक्रोम तो क्या करता है, मूत्र को रंग पीला देने का काम करता है। मूत्र का रंग पीला करने का काम किसका होता है, यूरोक्रोम का। और स्ट्रकोबिलिन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं स्ट्रकोबिलिन की, तो इसके कारण मल का रंग क्या होता है, पीला होता है। मल का रंग पीला आपका स्ट्रकोबिलिन के कारण होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पित्तरस है उसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। पित्तरस के अंदर क्या नहीं पाए जाते, एंजाइम नहीं पाए जाते। फिर भी ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण बोलते हैं। पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण बोलते हैं किस क्रिया को, कि पित्तरस के अंदर एंजाइम नहीं होते फिर भी ये वसा का क्या करता है, पाचन करता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण बोलते हैं। और इमल्सीकरण का जो संबंध होता है वो किससे होता है साथियों, वो यकृत से होता है, लीवर से होता है। यकृत या फिर लीवर से होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो यकृत के बारे में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा अपना जो पार्ट है साथियों अग्न्याशयी रस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अग्न्याशयी रस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अग्न्याशयी रस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और कौन कौन सा एंजाइम क्या काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं साथियों यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और साथियों इसी प्रकार का वीडियो आपको रोजाना मिलता है और रोजाना मिलता रहेगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ। ये कंटेंट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सभी के लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप यूपी के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप बिहार एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर इंडिया लेवल में जैसे एसएससी हो गया, एसएससी में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, है ना। उसके अलावा रेलवे की बात करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिनके अंदर साइंस पूछा जाता है। और साथियों साइंस का वेटेज आजकल आपको पता है जीके के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए साइंस को आप हल्के में नहीं ले सकते। और साइंस को इतना जल्दी समझ पाना भी आसान नहीं होता है, लेकिन आपका भाई आपके लिए आसान बनाएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और दमदार तरीके से पढ़ते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।